नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं वंदना। इस साल चुनावी साल है और इस चुनावी साल को लेकर बिहार की सियासत में काफी गहमा गहमी चल रही है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी। जिस तरह से मंगल पांडे ने एक ट्वीट कर तेजस्वी यादव को फिलस्वी यादव बोले और उसी ट्वीट पर तेज प्रताप यादव ने मंगल पांडे को अमंगल पांडे कहा, क्या कहना चाहते हैं इस ट्वीट को लेकर के? सर देखिए, मंगल पांडे जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो कहीं से जो है से गलत नहीं है। तेजस्वी यादव हर मोर्चे पर विफल साबित हुए हैं। आप देखेंगे कि पढ़ाई में भी वह फेल हुए, क्रिकेट के खेलने गए मैदान में वहां विफल साबित हुए, वहां उनको सफलता नहीं मिली। राजनीति के क्षेत्र में आए हैं, यहां भी लगातार वह विफल हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री बने, उनके कारण सरकार चली गई पूरी तरह से। महागठबंधन में भी जितने घटक दल हैं, जितने नेता हैं, उन सबको साथ ले चलने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी पार्टी को होती है और सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं तेजस्वी यादव। वहां भी जो है सबको साथ नहीं ले चल रहे हैं, सबका सम्मान नहीं कर रहे हैं, इज्जत नहीं कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में वह अब तक विफल साबित हुए हैं। जब बजट का सत्र चलता हो, पिछले वर्ष आपने देखा कि पूरा बजट सत्र वो गायब रहे। बिहार की जनता को आशाएं होती है, अगर पक्ष के अगर सरकार से आशाएं होती है तो विपक्ष के लोगों से भी आशाएं होती है कि कोई अगर सवाल होता है, कोई विषय होता है, कोई काम जो छूट जाता है, जो सरकार की नजरों में नहीं होता है, उसको सरकार की नजरों में लाने का काम विपक्ष के लोग करते हैं और उसमें विफल साबित हुए। पिछले साल आपने देखा कि गर्मी के दिनों में लोग लू से मर रहे थे, गर्मी से आहत हो रहे थे, चमकी बुखार से मुजफ्फरपुर में लोग बच्चे हताहत हो रहे थे, पटना में बाढ़ का प्रकोप, पानी का प्रकोप आया था, जल जमा हुआ था। हर मोर्चे पर विफल रहे, कहीं तेजस्वी यादव नजर नहीं आए। तो मंगल पांडे जी ने उनके लिए जो शब्द प्रयोग किया है वो बहुत अच्छा और बहुत सही शब्द किया है कि ये पूरे हर मोर्चे पर ये विफल हुए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव उस चीज का जवाब न देकर तेज प्रताप यादव ने मंगल पांडे को ये किए। अब तेज प्रताप को सबसे पहले इस बात का जो है से उनको अंदाजा लगाना चाहिए कि वो विधानसभा किस हैसियत से और कैसे गए हैं। अगर नीतीश कुमार जी का साथ नहीं होता तो तेज प्रताप और तेजस्वी यादव दोनों विधानसभा का मुंह नहीं देखते और इस बार वह होने वाला है। इसलिए कि अब नीतीश कुमार जी उनके साथ नहीं है। अब नीतीश कुमार के साथ नहीं रहने से लालू यादव भी चुनाव हारे हैं, राबड़ी भी चुनाव हारे हैं, मीसा भारती भी चुनाव हारी हैं, कई बार हारी हैं और इस बार तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को भी मुंह का हार देखना पड़ेगा। विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे अगली बार। क्या लगता है जिस तरह से भी महागठबंधन में जीतन राम मांझी और तेजस्वी यादव में जो घमासान चल रही है, एक दोस्ती थी वो दुश्मनी में धीरे धीरे बदलते जा रही है, इस सब चीजों को लेकर के जीतन राम मांझी क्या अभी महागठबंधन के हिस्सा बन पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये स्वार्थी दोस्ती था और जिस प्रकार से जीतन राम मांझी जी के साथ शब्दों का प्रयोग तेजस्वी यादव ने किया, एक अदना सा व्यक्ति जिसकी कोई राजनीतिक बहुत बड़ी हैसियत नहीं है, जो अपने माता पिता के बलबूते पर राजनीति में आया हो और उनकी कमाई खा रहा हो, वह व्यक्ति जो संघर्ष न किया हो, वो जीतन राम मांझी जी के ऊपर इस प्रकार का आक्षेप लगा रहा हो और ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हो जो उनके लिए उचित नहीं है। अब जीतन राम मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक बड़े ओहदे पर रहने वाले व्यक्ति हैं और बुजुर्ग व्यक्ति हैं और राजनीतिक हैसियत रखते हैं, लंबे समय से राजनीति में उनकी सक्रिय भूमिका रही है और ऐसे व्यक्ति के साथ जो है इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना कहीं से उचित नहीं है। जीतन राम मांझी जी पहले भी एनडीए का पार्ट वो रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो जदयू में रहे हैं और जदयू के में मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार जी ने उनको बनाया था। अगर जीतन राम मांझी जी को लगता है अपना सम्मान की रक्षा करना है, अपना इज्जत को बचाना है और बिहार के विकास के प्रति अगर चिंता प्रकट करते हैं, बिहार के विकास को अगर वो चाहते हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व को फिर से स्वीकार करेंगे और नरेंद्र मोदी के विकास को अगर वो नए
आयाम को फिर साथ देने को तैयार होंगे तो जरूर हम लोग स्वागत करने को तैयार होंगे। जी, यही चीज तो जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि जिस उम्मीद से वो एनडीए को छोड़कर के महागठबंधन में शामिल हुए थे, आज वो सम्मान उनको महागठबंधन में नहीं मिल पा रहा है और वो खुल करके जनता को सेवा नहीं कर पा रहे हैं। कई ऐसे मामले हैं जो उन्होंने खुल करके बताया और तेजस्वी यादव को एक आईना दिखाने का काम किया। क्या लगता है आपको कि तेजस्वी यादव अपने आप को बड़ा नेता मान रहे हैं, इस कारण से सबको अपमानित कर रहे हैं? क्योंकि एक चीज सिर्फ जीतन राम मांझी का ही नहीं है, बल्कि वो चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो या मुकेश सहनी हो, इन तीनों मतलब कुछ ऐसे महागठबंधन में जो नेता है वो सब हताहत है तेजस्वी यादव के इस रवैये से। क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव कोई संघर्ष से उपजे हुए व्यक्ति नहीं है, कोई लंबा राजनीतिक अनुभव नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि अपने माता पिता के बलबूते और उनके राजनीतिक हैसियत के सहारे वो राजनीति में प्रवेश किए हैं। जिनको सब कुछ थाली में परोस कर करके मिला हो तो वो किसी को अपने आगे नहीं पूज रहे हैं। सबको लग रहा है कि हमारे कद का वो व्यक्ति नहीं है, सब छोटा है। और जिसके कारण जो है लोकसभा के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि नेतृत्वकर्ता के रूप में तेजस्वी यादव थे और तेजस्वी यादव ने सभी को अपमानित करने का काम किया। कांग्रेस जैसी जो राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, उसको भी सीटें गिन कर करके अपने हिसाब से और जो चाहा वो देने का काम किया। जीतन राम मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा को, मुकेश सहनी को, किसी को जो है वो सम्मान नहीं करते हैं। इसलिए सब लोगों को अपना सम्मान की रक्षा अगर करना है तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व को अस्वीकार करना चाहिए। तेजस्वी यादव अपने आप को बिहार का मुखिया, बिहार का मुख्यमंत्री, बिहार का नेतृत्वकर्ता घोषित कर दिया है और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का जो अहम है और जो दादागिरी है अपने पार्टी के अंदर में, अपने परिवार के अंदर में, अपने सहयोगी दलों के पास, इसको लेकर कर करके सभी लोग चिंतित है और यही उनके विनाश का कारण होगा। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के इस दादागिरी के कारण पूरा महागठबंधन बिखरेगा और आने वाले समय में विपक्ष धराशायी हो जाएगा, विपक्ष अलग अलग कुनबे में बिखर जाएगा, कोई उनके साथ रहने को तैयार नहीं रहेगा। जी, प्रेम रंजन पटेल जी, हम आपसे क्वेश्चन करते हैं क्योंकि आपने जो बातें कही कि विधानसभा के अंदर तेजस्वी यादव बहुत कम दिन विधानसभा में दिखे और यहाँ तक कि आम जनता के सवाल को भी नहीं उन्होंने खड़ा किया, लेकिन आरजेडी यहाँ दावा कर रही है कि जितना तेजस्वी यादव आम जनता की बातों को ये उठा रहे हैं और आम जनता के सवालों को उन्होंने जिस तरह से विधानसभा में रखने का काम किया, क्या लगता है कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 18 उन्होंने मुद्दे ऐसे किए हैं, मैंने नियोजित शिक्षक को लेकर के हो, दरोगा अभ्यर्थी को लेकर के हो, कई ऐसे चीज को लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। कोई जो है जो पॉइंट उन्होंने रेज किया है उसमें कोई आंकड़ा नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। वो तो कोई भी कर सकता है, एक साधारण सा व्यक्ति कर सकता है, जिसको कोई ज्ञान नहीं हो राजनीति का वह भी कह सकता है। वैसा जो है लिख कर करके कोई दे दिया, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अरे आंकड़ों को इकट्ठा कीजिए, 90 से लेकर 2005 तक के आंकड़े आप निकालिए कि आपके माता पिता के शासन काल में कितना काम हुआ और 2005 से 2020 तक के एनडीए के शासन काल में कितना काम हुआ है। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए और तब पता चलेगा कि आपकी कही हुई बात सही है या गलत है। आज देख लीजिए बिहार के अंदर में कितना काम हुआ है, जहां सड़कों का नामो निशान नहीं था। लोग जो है यहां कहते थे कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, ये किसी को पता नहीं चलता था। आज पटना राजधानी से, आज पटना राजधानी से आज सड़कें इतनी चकाचक है कि बिहार के किसी कोने में चले जाइए, 4 से 5 घंटे में आप पहुंच जाइएगा। आज बिजली का स्थिति क्या है, जहां पहले महीनों महीनों तक बिजलियां नहीं आती थी, आज सुदूर इलाके में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी 20 से 22 घंटे बिजली रहती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में सरकार ने काम करने का काम किया है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया है, कानून का राज स्थापित करने का काम किया है, न्याय के साथ विकास करने का काम किया है। ये सरकार से लगातार बिहार की जनता खुश है और इसी का परिणाम है, इसी का नतीजा है कि लोकसभा चुनाव में हमने एनडीए को 40 में से 39 सीटों जीतने का काम किए। बिहार की जनता अगर नाराज होती, अगर खुश नहीं होती बिहार के सरकार के कामों से, तो इतनी बड़ी सफलता अर्जित हम नहीं कर पाते। इसलिए बिहार की जनता की नब्ज को पकड़िए तेजस्वी यादव। बिहार की जनता को कौन सा चीज चाहिए, क्या उनकी इच्छा है,
उस इच्छा के अनुरूप एनडीए सरकार काम कर रही है, उसके खिलाफ आप बोलिएगा तो आपकी हैसियत को बिहार की जनता बताने का काम करेगी। जी, मेरा लास्ट सवाल है कि जिस तरह से जीतन राम मांझी महागठबंधन से अब अलग अगर हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा है साफ तौर से कि हम एक अलग गठबंधन बनाएंगे और तीसरा मोर्चा खोलेंगे जिसमें पप्पू यादव, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी होंगे। लेकिन आपका इसमें क्या राय रहेगा कि जीतन राम मांझी को तीसरा मोर्चा बनाना चाहिए या एनडीए में उन्हें शामिल हो जाना चाहिए? अब ये उन पर निर्भर करता है। वो सारी पार्टियां जो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, सभी लोग अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं या अपने राजनीतिक वजूद को कायम रखना चाहते हैं, तो उनको निर्णय लेना है कि हम कैसे और किस प्रकार का निर्णय लें। बिहार के भविष्य को देखते हुए और स्वयं अपने वजूद को बनाए हुए रखने के लिए स्वयं उनको निर्णय लेना है कि वो अलग होकर करके स्वयं अपनी हैसियत को बरकरार रख सकते हैं या एनडीए के पार्ट बनना चाहते हैं बिहार के विकास के लिए। अगर बिहार के विकास के लिए अगर हमारे साथ आना चाहेंगे तो हम स्वागत करने को तैयार हैं। अगर तेजस्वी यादव से अलग होकर करके मोर्चा बना करके अगर लड़ना चाहते हैं तो उसमें भी जो है हम लोग जो है उनके इच्छाओं पर निर्भर करता है कि वो क्या करते हैं। जी, तो आपने सुन लिया कि किस तरह से प्रेम रंजन पटेल जी ने अपनी बातों को रखा। हम इनसे काफी कुछ क्वेश्चन इनसे सवाल किए और उन्होंने सारे सवालों को जवाब दिए। उम्मीद होगा कि आप इनके बातों से सहमत होंगे और जीतन राम मांझी को जो उचित लगे वो अपना कदम उठा सकते हैं, क्योंकि इनको एनडीए में स्वागत हो रहा है और अगर वो तीसरा मोर्चा अगर यानी अलग से गठबंधन भी बनाना चाहते हैं तो वो उस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। लेकिन एनडीए उनको खुल करके सपोर्ट कर रहा है और वो उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। देखना यही होगा कि बिहार की सियासत में क्या बदलाव आगे चल करके आता है, वो भी हम आप तक जरूर हम साझा करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे भी सहयोग अपना बनाए रखें। धन्यवाद।